Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 के बारे में जिसका टाइटल है द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और यह इस चैप्टर का पार्ट 5 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जरूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल आइडेंटिटी के बारे में। आप कह सकते हैं राष्ट्रीय पहचान मतलब नेशनल आइडेंटिटी। Thus the constitution constantly reinforces a common national identity। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लगातार एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान मतलब अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी को मजबूत करता है। In the chapter on federalism, you have studied how India strives to retain regional identities along with the national identity। आप कह सकते हैं कि संघवाद मतलब फेडरलिज्म के अध्याय मतलब चैप्टर में आपने अध्ययन किया है कि भारत कैसे राष्ट्रीय पहचान मतलब नेशनल आइडेंटिटी के साथ साथ क्षेत्रीय पहचानों मतलब रीजनल आइडेंटिटीज को बनाए रखने का प्रयास करता है। It is clear from what is mentioned above that this common national identity was not incompatible with distinct religious or linguistic identities। आप कह सकते हैं कि ऊपर बताए गए से यह स्पष्ट है कि यह सामान्य राष्ट्रीय पहचान मतलब कि कॉमन नेशनल आइडेंटिटी अलग अलग धार्मिक या भाषाई पहचानों के साथ असंगत मतलब कि आप कह सकते हैं इनकॉम्पैटिबल नहीं थी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू बैलेंस दीज वेरियस आइडेंटिटीज। आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन विभिन्न पहचानों के बीच संतुलन मतलब बैलेंस बनाने का प्रयास किया। Yet preference was given to common identity under certain conditions। आप कह सकते हैं कि फिर भी कुछ परिस्थितियों में सामान्य पहचान मतलब कॉमन आइडेंटिटी को प्राथमिकता मतलब प्रेफरेंस दी गई। This is clarified in the debate over separate electorates based on religious identity which the constitution rejects। आप कह सकते हैं कि यह धार्मिक पहचान मतलब कि रिलीजियस आइडेंटिटी पर आधारित अलग निर्वाचन क्षेत्रों मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बहस मतलब कि डिबेट में स्पष्ट होता है जिसे संविधान ने अस्वीकार किया। Separate electorates were rejected not because they fostered difference between religious communities as such or because they endangered a simple notion of national unity, but because they endangered a healthy national life। आप कह सकते हैं कि अलग निर्वाचन क्षेत्रों मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स को इसलिए अस्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वे धार्मिक समुदायों के बीच भेदभाव पैदा करते थे या इसलिए कि वे राष्ट्रीय एकता मतलब नेशनल यूनिटी की साधारण अवधारणा को खतरे में डालते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन मतलब हेल्दी नेशनल लाइफ को खतरे में डालते थे। Rather than forced unity, our constitution sought to evolve true fraternity, a goal dear to heart of डॉक्टर अंबेडकर। आप कह सकते हैं कि जबरन एकता मतलब फोर्स यूनिटी के बजाय हमारे संविधान ने सच्ची बंधुता मतलब ट्रू फर्टर्निटी विकसित करने का प्रयास किया जो डॉक्टर अंबेडकर के हृदय के बहुत निकट था। As Sardar Patel put it, the main objective was to evolve one community। आप कह सकते हैं कि जैसा कि सरदार पटेल ने कहा मुख्य उद्देश्य एक समुदाय मतलब वन कम्युनिटी का निर्माण करना था। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए बॉक्स के बारे में। चलिए इस बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं।
But in the long run, it would be in the interest of all to forget that there is anything like majority or minority in the country. आप कह सकते हैं कि लेकिन लंबे समय में सबके हित मतलब कि इंटरेस्ट में यही होगा कि हम यह भूल जाएं कि इस देश में बहुसंख्यक मतलब मेजॉरिटी या अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी जैसी कोई चीज है, एंड दैट इन इंडिया देयर इज ओनली वन कम्युनिटी। आप कह सकते हैं कि और यह माने कि भारत में केवल एक ही समुदाय है। सरदार पटेल सीएडी, सीएडी का फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं संविधान सभा वाद विवाद। वॉल्यूम 8 आप कह सकते हैं खंड 8 पेज 272 आप कह सकते हैं पृष्ठ 272, 25 मई 1949। अब हम बात करेंगे प्रोसीजरल अचीवमेंट्स के बारे में। आप कह सकते हैं प्रक्रियात्मक मतलब प्रोसीजरल उपलब्धियां मतलब अचीवमेंट्स। All these five core features are what might be called the substantive achievements of the Constitution। आप कह सकते हैं कि इन पांचों मुख्य विशेषताओं को संविधान की सार्थक उपलब्धियां कहा जा सकता है। However, there were also some procedural achievements। आप कह सकते हैं कि हालांकि कुछ प्रक्रियात्मक उपलब्धियां मतलब प्रोसीजरल अचीवमेंट्स भी थीं। First point. First, the Indian Constitution reflects a faith in political deliberation। आप कह सकते हैं कि पहला मतलब फर्स्ट, भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राजनीतिक विचार विमर्श में विश्वास को दर्शाता है। We know that many groups and interests were not adequately represented in the Constituent Assembly। आप कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि संविधान सभा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई समूहों और हितों मतलब कि आप कह सकते हैं मेनी ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट का पर्याप्त प्रतिनिधित्व मतलब कि रिप्रेजेंटेशन नहीं था। बट द डिबेट्स इन द असेंबली amply show that the makers of the constitution wanted to be as inclusive in their approach as possible। आप कह सकते हैं कि लेकिन सभा मतलब असेंबली में हुई बहस या फिर वाद विवाद या फिर डिबेट्स स्पष्ट रूप से दिखाती है कि संविधान निर्माताओं मतलब मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने दृष्टिकोण में यथासंभव समावेशी मतलब कि इंक्लूसिव होने का प्रयास किया। This open-ended approach indicates the willingness of people to modify their existing preferences, in short to justify outcomes by reference not to self-interest but to reasons। आप कह सकते हैं कि यह खुले विचारों वाला दृष्टिकोण लोगों की अपनी मौजूदा प्राथमिकताओं को बदलने की इच्छा को दर्शाता है, यानी परिणामों को स्वार्थ से नहीं बल्कि तर्क के आधार पर उचित ठहराना। It also shows a willingness to recognize creative value in difference and disagreement। आप कह सकते हैं कि यह मतभेद और असहमति में सृजनात्मक मूल्य मतलब क्रिएटिव वैल्यू को स्वीकार करने की इच्छा को भी दर्शाता है। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड, इट रिफ्लेक्ट्स अ स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड एकोमोडेशन। आप कह सकते हैं कि दूसरा मतलब सेकंड यह समझौते मतलब कॉम्प्रोमाइज और समायोजन मतलब एकोमोडेशन की भावना को दर्शाता है। These words compromise and accommodation should not always be seen with disapproval। आप कह सकते हैं कि समझौता मतलब कॉम्प्रोमाइज और समायोजन मतलब एकोमोडेशन जैसे शब्दों को हमेशा नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। नॉट ऑल कॉम्प्रोमाइजेस आर बैड। आप कह सकते हैं कि सभी समझौते मतलब कॉम्प्रोमाइजेस बुरे नहीं होते। If something of value is traded off for mere self-interest, then we naturally have compromise in the bad sense। आप कह सकते हैं कि यदि किसी मूल्यवान चीज का आदान प्रदान केवल स्वार्थ के लिए किया जाए तो स्वाभाविक रूप से हम बुरे अर्थ में समझौता कर रहे होते हैं। However, if one value is partially traded off for another value, especially in an open process of free deliberation among equals, then the compromise arrived in this manner can hardly be objected to। आप कह सकते हैं कि लेकिन यदि एक मूल्य को दूसरे मूल्य के लिए
आंशिक रूप से मतलब पार्शियली रूप से छोड़ा जाए, विशेषकर समान लोगों के बीच मुक्त विचार विमर्श की खुली प्रक्रिया में, तो इस प्रकार किया गया समझौता आपत्तिजनक नहीं माना जा सकता। We may lament that we could not have everything, but to secure a bit of all things important cannot be morally blameworthy. आप कह सकते हैं कि हम इस बात का दुख कर सकते हैं कि हम सब कुछ हासिल नहीं कर पाए, लेकिन सभी महत्वपूर्ण चीजों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा सुरक्षित करना नैतिक रूप से गलत नहीं कहा जा सकता। Besides a commitment to the idea that decisions on the most important issues must be arrived at consensually rather than by majority vote is equally morally commendable. आप कह सकते हैं कि इसके अलावा इस विचार के प्रति प्रतिबद्धता मतलब कमिटमेंट कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय बहुमत से नहीं बल्कि सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए, नैतिक रूप से समान रूप से प्रशंसनीय है। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म्स के बारे में। आप कह सकते हैं आलोचनाएं। The Indian Constitution can be subjected to many criticisms, of which three may be briefly mentioned. First, that it is unwieldy. Second, it is unrepresentative. And third, it is alien to our conditions. आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कई आलोचनाएं की जा सकती हैं, जिनमें से तीन का संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है। पहली मतलब फर्स्ट कि यह विशाल और जटिल है मतलब दैट इट इज अनविल्डली। दूसरी कि यह अप्रातिनिधिक है, आप कह सकते हैं सेकंड दैट इट इज अनरिप्रेजेंटेटिव। और तीसरी मतलब थर्ड कि यह हमारी परिस्थितियों से मेल नहीं खाता, आप कह सकते हैं दैट इट इज एलियन टू आवर कंडीशंस। The criticism that it is unwieldy is based on the assumption that the entire constitution of a country must be found in one compact document. आप कह सकते हैं कि यह आलोचना कि यह विशाल और जटिल है इस धारणा पर आधारित है कि किसी देश का पूरा संविधान एक छोटे और संक्षिप्त दस्तावेज मतलब कि वन कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। But this is not true even of countries such as the US which do have a compact constitution. आप कह सकते हैं कि लेकिन यह बात उन देशों के लिए भी सच नहीं है जैसे अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे यूएस, जिनके पास एक संक्षिप्त संविधान मतलब कॉम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। The fact is that a country's constitution is to be identified with a compact document and with other written documents with constitutional status. आप कह सकते हैं कि वास्तविकता यह है कि किसी देश के संविधान की पहचान केवल एक दस्तावेज से नहीं होती बल्कि अन्य लिखित दस्तावेजों से भी होती है जिनका संवैधानिक महत्व होता है। Thus, it is possible to find important constitutional statements and practices outside one compact document. आप कह सकते हैं कि इस प्रकार एक ही दस्तावेज के बाहर भी महत्वपूर्ण संवैधानिक कथन मतलब कि आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट्स और प्रथाएं मतलब एंड प्रैक्टिसेस मिल सकती हैं। In the case of India, many such details, practices, and statements are included in one single document, and this has made that document somewhat large in size. आप कह सकते हैं कि भारत के मामले में ऐसी कई विवरण मतलब कि डिटेल्स, प्रथाएं मतलब प्रैक्टिसेस और कथन मतलब एंड स्टेटमेंट्स एक ही दस्तावेज में शामिल कर दिए गए हैं और इससे यह दस्तावेज आकार में कुछ बड़ा हो गया है। Many countries, for instance, do not have provisions for election commission or the civil service commission in the document known as constitution. आप कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए कई देशों में चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन या लोक सेवा आयोग मतलब और दी सिविल सर्विस कमीशन के प्रावधान मतलब प्रोविजंस संविधान मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन नामक दस्तावेज में नहीं होते। But in India, many such matters are attended to by the constitutional document itself. आप कह सकते हैं कि लेकिन भारत में ऐसे कई मामलों का समाधान स्वयं संवैधानिक दस्तावेज में ही किया गया है।
A second criticism of the constitution is that it is unrepresentative. आप कह सकते हैं कि संविधान की दूसरी आलोचना यह है कि यह अप्रातिनिधिक मतलब अनरिप्रेजेंटेटिव है. डू यू रिमेंबर हाउ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड? आप कह सकते हैं कि क्या आपको याद है कि संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन कैसे हुआ था? At that time, adult franchise was not yet granted and most members came from the advanced sections of the society. आप कह सकते हैं कि उस समय वयस्क मत अधिकार मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज प्रदान नहीं किया गया था और ज्यादातर सदस्य समाज के विकसित वर्गों से आए थे. Does this make our constitution unrepresentative? आप कह सकते हैं कि क्या इससे हमारा संविधान अप्रातिनिधिक मतलब अनरिप्रेजेंटेटिव हो जाता है? Here we must distinguish two components of representation, one that might be called voice and the other opinion. आप कह सकते हैं कि यहाँ हमें प्रतिनिधित्व मतलब representation के दो घटकों मतलब कि टू components को अलग अलग पहचानना होगा. एक जिसे आवाज मतलब वॉइस कहा जा सकता है और दूसरा जिसे राय मतलब ओपिनियन कहा जा सकता है. द वॉइस कॉम्पोनेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट. आप कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेशन का आवाज मतलब वॉइस वाला घटक मतलब कॉम्पोनेंट महत्वपूर्ण है. People must be recognized in their own language or voice, not in the language of the masters. आप कह सकते हैं कि लोगों को उनकी अपनी भाषा या आवाज में पहचाना जाना चाहिए, ना कि शासकों की भाषा में. If we look at the Indian Constitution from this dimension, it is indeed unrepresentative because members of the Constituent Assembly were chosen by a restricted franchise, not by universal suffrage. आप कह सकते हैं कि अगर हम इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो यह वास्तव में अप्रातिनिधिक मतलब कि अनरिप्रेजेंटेटिव प्रतीत होता है क्योंकि संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य सीमित मत अधिकार मतलब रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज से चुने गए थे, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार मतलब यूनिवर्सल सफरेज से नहीं. However, if we examine the other dimension, we may not find it altogether lacking in representativeness. आप कह सकते हैं कि हालांकि यदि हम दूसरे पहलू की जांच करें तो यह पूरी तरह से प्रतिनिधित्व मतलब कि representativeness से रहित नहीं लगता. The claim that almost every shade of opinion was represented in the Constituent Assembly may be a trifle exaggerated but may have something to it. आप कह सकते हैं कि यह दावा कि संविधान सभा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग हर प्रकार की राय मतलब कि आप कह सकते हैं ओपिनियन का प्रतिनिधित्व था मतलब रिप्रेजेंटेशन था, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी है. If we read the debates that took place in the Constituent Assembly, we find that a vast range of issues and opinions were mentioned. Members raised matters not only based on their individual social concern but based on the perceived interest and concerns of various social sections as well. आप कह सकते हैं कि अगर हम संविधान सभा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई बहस या फिर वाद विवाद या फिर डिबेट्स को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वहाँ कई तरह के मुद्दों और विचारों पर चर्चा हुई. सदस्यों ने केवल अपने व्यक्तिगत सामाजिक चिंताओं मतलब कि इंडिविजुअल सोशल कंसर्न्स के आधार पर ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के हितों और चिंताओं के आधार पर भी बातें उठाईं. Is it a coincidence that the central square of every other small town has a statue of Dr. Ambedkar with a copy of Indian Constitution? आप कह सकते हैं कि क्या यह सहयोग मतलब कोइंसिडेंस है कि लगभग हर छोटे शहर के केंद्रीय चौक में डॉक्टर अंबेडकर की एक प्रतिमा होती है जिसमें वे भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रति मतलब की एक कॉपी लिए हुए दिखाए जाते हैं. Far from being a mere symbolic tribute to him, this expresses the feeling among Dalits that the constitution reflects many of their aspirations. आप कह सकते हैं कि यह केवल उनके प्रति एक प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि नहीं है बल्कि यह दर्शाता है कि दलितों के बीच यह भावना है कि संविधान उनकी कई आकांक्षाओं मतलब कि एस्पिरेशंस को प्रतिबिंबित मतलब रिफ्लेक्ट करता है.
A final criticism alleges that the Indian constitution is entirely an alien document, borrowed article by article from Western constitutions, and sits uneasily with the cultural ethos of the Indian people. आप कह सकते हैं कि अंतिम आलोचना मतलब फाइनल क्रिटिसिज्म यह आरोप लगाती है कि भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से एक विदेशी दस्तावेज है, मतलब कि एक एलियन डॉक्यूमेंट है जिसे पश्चिमी संविधानों से अनुच्छेद दर अनुच्छेद मतलब आर्टिकल बाय आर्टिकल उधार लिया गया है और जो भारतीय लोगों की सांस्कृतिक भावना से मेल नहीं खाता। दिस क्रिटिसिज्म इज ऑफन वॉइस्ड बाय मेनी। आप कह सकते हैं कि यह आलोचना अक्सर कई लोग करते हैं। इवन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इटसेल्फ देयर वर सम वॉइसेस दैट इको दिस कंसर्न। आप कह सकते हैं कि यहाँ तक कि संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी कुछ आवाजें थीं जो इस चिंता को व्यक्त करती थीं। हाउ फार इज दिस चार्ज ट्रू? आप कह सकते हैं कि यह आरोप कितना सच है। इट इज ट्रू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मॉडर्न एंड पार्टली वेस्टर्न। आप कह सकते हैं कि यह सच है कि भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आधुनिक है मतलब कि मॉडर्न है और आंशिक रूप से पश्चिमी भी है मतलब एंड पार्टली वेस्टर्न भी है। Do you remember that in the first chapter we have listed the various sources from which our constitution borrowed? आप कह सकते हैं कि क्या आपको याद है कि पहले अध्याय मतलब फर्स्ट चैप्टर में हमने उन विभिन्न स्रोतों मतलब कि वेरियस सोर्सेस की सूची दी थी मतलब लिस्ट दी थी जिनसे हमारे संविधान ने उधार मतलब कि बोरो किया था। बट इन दिस चैप्टर यू हैव ऑल्सो सीन दैट इट वॉज नेवर अ ब्लाइंड बोरोइंग। आप कह सकते हैं कि लेकिन इस अध्याय मतलब चैप्टर में आपने यह भी देखा है कि यह उधार लेना कभी भी अंधाधुंध नहीं था। इट वॉज इनोवेटिव बोरोइंग। आप कह सकते हैं कि यह नवाचारी या फिर कह सकते हैं सृजनात्मक या फिर कह सकते हैं इनोवेटिव उधार लेना था। Besides, as we shall see, this does not make it entirely alien. आप कह सकते हैं कि इसके अलावा जैसा कि हम देखेंगे इससे यह पूरी तरह से विदेशी नहीं हो जाता। First, many Indians have not only adopted modern ways of thinking but have made these their own. आप कह सकते हैं कि पहला मतलब फर्स्ट कई भारतीयों ने न केवल आधुनिक सोच को अपनाया है बल्कि उसे अपना भी बनाया है। For them, westernization became a form of protest against the filth in their own tradition. आप कह सकते हैं कि उनके लिए पाश्चात्यकरण मतलब वेस्टर्नाइजेशन अपनी परंपरा की बुराइयों के खिलाफ एक विरोध का माध्यम बन गया। राम मोहन रॉय स्टार्टेड दिस ट्रेंड एंड इट इज कंटिन्यूड टू दिस डे बाय दलित्स। आप कह सकते हैं कि राम मोहन रॉय ने इस प्रवृत्ति मतलब ट्रेंड की शुरुआत की और आज तक दलित समुदाय इसे जारी रखे हुए हैं। Indeed, as early as 1841, it was noticed that the Dalit people of northern India were not afraid to use the newly introduced legal system and bring suits against their landlords. आप कह सकते हैं कि वास्तव में 1841 में ही देखा गया कि उत्तर भारत मतलब कि नॉर्दर्न इंडिया में दलित लोग एक कानूनी तंत्र मतलब कि आप कह सकते हैं लीगल सिस्टम का उपयोग करने से नहीं डरते थे और अपने जमींदारों मतलब लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज करते थे। So this new instrument of modern law was effectively adopted by the people to address questions of dignity and justice. आप कह सकते हैं कि इस प्रकार आधुनिक कानून मतलब कि मॉडर्न लॉ के इस नए साधन को लोगों ने गरिमा और न्याय मतलब डिग्निटी एंड जस्टिस से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रभावी रूप से अपनाया। Second, when Western modernity began to interact with local culture systems, something like a hybrid culture began to emerge, possibly by creative adaptation, for which a parallel can be found neither in Western modernity nor in indigenous tradition. आप कह सकते हैं कि दूसरा मतलब सेकंड जब पश्चिमी आधुनिकता मतलब कि वेस्टर्न मॉडर्निटी का स्थानीय मतलब लोकल सांस्कृतिक प्रणालियों मतलब कि कल्चरल सिस्टम्स से संपर्क हुआ तो एक नई मिश्रित संस्कृति उभरने लगी जो संभवतः सृजनात्मक अनुकूलन का परिणाम थी जिसका समान रूप
रूप ना तो पश्चिमी आधुनिकता में मिलता है और ना ही स्वदेशी परंपरा में। This cluster of newly developed phenomenon forged out of Western modern and indigenous traditional culture system have the character of a different alternative modernity। आप कह सकते हैं कि पश्चिमी आधुनिक और स्वदेशी पारंपरिक सांस्कृतिक प्रणालियों मतलब कि आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न मॉडर्न एंड इंडिजिनस ट्रेडिशनल कल्चरल सिस्टम्स के मेल से विकसित हुए ये नए घटनाक्रम एक अलग वैकल्पिक आधुनिकता मतलब ऑल्टरनेटिव मॉडर्निटी की विशेषता रखते हैं। If non-Western societies, different modernities emerge as non-Western societies try to break loose not only from their own past practices but also from the shackles of a particular version of Western modernity imposed on them। आप कह सकते हैं कि गैर पश्चिमी समाजों मतलब नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज में अलग अलग आधुनिकताएं उभरी क्योंकि उन्होंने न केवल अपनी पुरानी प्रथाओं से बल्कि उन पर थोपे गए पश्चिमी आधुनिकता के विशेष संस्करण मतलब कि पर्टिकुलर वर्जन की बेड़ियों से भी मुक्त होने की कोशिश की। Thus, when we are drafting our constitution, efforts were made to amalgamate Western and traditional Indian values। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार जब हम अपना संविधान बना रहे थे तब पश्चिमी आप कह सकते हैं वेस्टर्न और पारंपरिक भारतीय मूल्यों मतलब कि एंड ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज को मिलाने का प्रयास किया गया। इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव एडेप्टेशन एंड नॉट बोरोइंग। आप कह सकते हैं कि यह चयनात्मक अनुकूलन मतलब सेलेक्टिव एडेप्टेशन की प्रक्रिया थी ना कि मात्र उधार लेने की। आप कह सकते हैं कि इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव एडेप्टेशन एंड नॉट बोरोइंग। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए बॉक्स के बारे में। चलिए इस बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। We wanted the music of वीणा और सितार, but here we have the music of an English band। आप कह सकते हैं कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हमें अंग्रेजी बैंड मतलब इंग्लिश बैंड का संगीत मिला है। That was because our constitution makers were educated that way। आप कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं मतलब आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को उसी तरह की शिक्षा मिली थी। That is exactly the kind of constitution Mahatma Gandhi did not want and did not envy says। आप कह सकते हैं कि यह ठीक वैसा ही संविधान है जिसे महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। के हनुमंथैया सीएडी सीएडी का फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं संविधान सभा वाद विवाद। वॉल्यूम 11 आप कह सकते हैं खंड 11 पेज 616 से लेकर 617। आप कह सकते हैं पृष्ठ 616 से लेकर 617 17 नवंबर 1949। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। Before ending, I just want to thank you for watching this video and giving your time.